ट्राइबल कमिश्नर ऑफिस में भी जब बैठकें होती हैं, कुछ लोग परमानेंट उसमें इन्वाइटीज हैं और वो कोई सर्वज्ञाता नहीं है, उनके होते कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन बस वही इन्वाइटीज हैं, बाकी नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं पड़ता कि डिसीजन क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है। और कंसोलिडेटेड सारे जो होकर के जो प्रयास हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत बड़ा लूप होल है, इसको नोट किया जाए। और मैं खुल करके सबके सामने कह रहा हूं, मुझे गालियां दे लोग बात फटे हुए तक इस कदर है कि मेरी तूती बोले दूसरे की ना बोले। ये वन अधिकार का भी जो फेलियर है हमारे यहाँ पर, उसका कारण यही है। CFR जिसकी भद्द हुई है उदयपुर में, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर होने के बावजूद CFR यहाँ नहीं मिलना, ये फूट है। या चले थे। कोई सवाल और किसी का है? एक दो सवाल हम साथ में ले लेते हैं और एक ही साथ उसका रिप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद टी ब्रेक होगा। पहले हम सारे सवाल एक साथ लेंगे। मेरे एक दो सवाल हैं। जैसे अभी वेदांता की बात आई थी, वेदांता की तरह से एक जिंदल भी यहाँ हमारे यहाँ स्टील माइनिंग का काम कर रही है, और अभी इसमें पुर एक गांव है भिलवाड़ा के पास में, जो अब भिलवाड़ा के अंदर आ गया है वो, और वो पुर के अंदर कैलाश जी मकानों में वहाँ ब्लास्टिंग की वजह से हाथ इस तरफ से उस तरफ निकल जाए, इस तरह की दरारें आ गई थी। जब गांव वालों ने और उनके साथ हम लोग भी, उनके साथ में हम लोगों ने भी धरना प्रदर्शन वगैरह किया और कुछ ज्ञापन वगैरह दिए, वो जो आपका माइनिंग ब्यूरो है उनको भी लिखा, मगर उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। ना तो आज तक उनको कोई मुआवजा मिला, ना उनको आज तक कोई कंपनसेशन किसी तरह के मुआवजा का आश्वासन तक नहीं मिला उनको। और अभी आबूचा माइंस के अंदर आपने देखा होगा, एक श्रमिक के अंदर टक्कर के मौत हो गई। उस बात को दबाने के लिए उसके परिवार वालों को 60 लाख रुपए दे करके उसको इस तरह से बात को दबा दिया गया। तो क्या श्रमिकों का यही है कि माइनिंग जारी है, माइनिंग वापस चालू हो गई वहाँ पे, मगर माइनिंग पे रोक नहीं लगी। शायद वो माइनिंग आज इतनी फैल गई है, आबूचा माइंस की जो दिन की जो माइनिंग है, 2, 4, 5, 7 गांव आसपास के उस माइनिंग के ऊपर रह रहे हैं, मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग चल रही है वहाँ पे। तो इनके ऊपर थोड़ा क्या करना चाहिए, या ये माइनिंग ब्यूरो क्या कर रहा है इसके बारे में, तो इसके बारे में हमारे को थोड़ी जानकारी मिल जाए। और एक सर मैं दुबे सर से पूछूंगा कि जो मत्स्य पालन में, जैसे अभी आपने बेलकुआ वगैरह बताया था, इस तरह से मंगूर एक मछली है सर, और इसको असल में ये मत्स्य विभाग ने लोगों को इसका वो दे करके चालू किया, और आज ये इतनी खतरनाक तरीके से फैल गई है कि हर खड्डे में देखो तो वहाँ ये मंगूर मिल जाएगा आपको। तेलकुआ से भी ज़्यादा मतलब ये मंगूर फैला हुआ है सर। हमारे बच्चा अपने सवाल नोट कर लेंगे, और अभी जिसके सवाल है जल्दी से शॉर्ट में पूछिएगा, छोटे जवाब। मेरा सवाल ये है कि जहाँ पर हम शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, और मुख्य सवाल मेरा शिक्षा के साथ साथ में विस्थापन है, क्योंकि सर ने अभी बात रखी थी, और जो पहली स्लाइड आई थी वो सीता माता गेम सेंचुरी से अटैच थी, और वो भी विस्थापित लोग हैं, माही से विस्थापित और कडाना से विस्थापित होकर के वहाँ विस्थापित हुए थे, और वहाँ से वापस उनका विस्थापन किया गया। और मैं मुख्य बात पर आऊँगा कि एक पौधे को लगा करके पत्रिका में फोटो छापा जाता है कि आज वृक्षारोपण किया, और जो लोग विस्थापित हो रहे हैं वो आदिवासी हैं, और खेत के किनारे पर खाकरे, पलाश या ढाक का पेड़ की डाली भी नहीं काटने देता। उन लोगों को लाखों की तादाद में उनके आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ से विस्थापित किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनको मुआवजे की बात कही जाती है, और मुआवजा भी ऐसी जगह दिया जाता है वो पहले से कब्जा शुदा होता है, तो वो व्यक्ति वहाँ कैसे जाएगा। रही बात, इसका असर शिक्षा पर पड़ ही रहा है, वो एक जगह से 5 या 10 वर्ष में दूसरे जगह विस्थापित हो जाते हैं, उनके अंदर घर बार का ठिकाना रहते हैं, और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। मैं दूसरी बात लाऊंगा कि हम पीपलपुर क्षेत्र में जैसे अभी मार्बल फैक्ट्री के लिए प्लॉट आवंटित हुए, और वहाँ आधा किलोमीटर दूर ही माही नदी बह रही है। क्या वो माही नदी गंदी नहीं होगी, दूषित नहीं होगी? इसके बाद में जिस जगह पर जो प्लाट आवंटित हुए हैं
वहाँ पर पहले से ही माई से विस्थापित लोग भी रह रहे हैं, अब उनका दोबारा विस्थापन होगा। इसके बाद में वहाँ पर लाखों की तादाद में सागवान के पेड़ हैं और 2 या 3 टाइगर की वजह से 12 लाख आदिवासियों को जो पट्टे निरस्त किए गए थे, तो वहाँ पर तो कई सारे बाघ चीते वगैरह रह रहे हैं। हमारे पीपलखोट क्षेत्र में दांता और आमलिया दोनों जगह पर, और आज दिन में भी जाए हम लोग कैमरा लेकर तो देख सकते हैं वहाँ पर है, वास्तव में अभी भी है। तो वहाँ का विस्थापन, तो उसके लिए क्या निराकरण है या उनको कैसे रोका जाए, इसके मैं पूरा सदन से ये जानकारी चाहूँगा। धन्यवाद। सवाल संक्षिप्त में पूछे, और अभी बहुत सारे अलग अलग सत्र होंगे, वनाधिकार को लेकर होगा, तो आप इस सत्र से संबंधित ही अपने कोई सवाल है तो। और साथी मेरा सवाल नहीं है, वो पॉइंट है, क्योंकि जो बात आ रहे हैं, जो आप प्रकृति की बात किया और उसके बाद जो अभी जो भौतिकवाद का जो स्थिति जो आप बता रहे हैं, उसमें उस पॉइंट को समझने के लिए अगर अपन एक ही बात रखें कि जो जंगल का कीमत है, कैंपा की बात जो साधना जी जो बताया, तो कैंपा में 1 हेक्टेयर का जो कीमत है, बर्बाद करने की जो कीमत है 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। 5 लाख से 10 लाख आपके वृद्धि हुआ मेरे को, लेकिन जो पिछले जो मैंने स्टडी किया उस समय कैंपा में जंगल को बर्बाद करने की कीमत है जो वेदांता ने 52 करोड़ दिया, तो वो बर्बाद करने की इजाज़त मिली उसको, और वो जो इजाज़त मिली कैंपा के अंदर, उसका जो 52 करोड़ कितना हेक्टेयर बर्बाद किया। जो सुनील ने जो अपना उसमें बताया कि इस जंगल में क्या क्या मिल रहा है, जो वो 10 लाख में जो कीमत में चुकाया नहीं जा सकता है, ठीक है, और सारा लोगों को भिखमंगे बना रहे हैं, सरकार भिखमंगे बना रहे हैं और जंगल को कौड़ी में बेच रहा है। और इस चीज़ को जब तक हम नहीं समझता है तब तक जो है हम आंदोलन को अलग रूप नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी माइनिंग पे आपने भी सवाल किया, मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपने कहा घर टूटे हुए, आपने जयपुर जिले में शुक्लाबाद से गांव है, और आज से 10 साल पहले तक उस इलाके में रिश्ते होना बंद हो गए। धरना प्रदर्शन आंदोलन, और आज पूरे देश के आंदोलनकारियों के लिए वो गांव, छोटा सा गांव, एक उदाहरण है। पिछले दिनों से हम लोगों ने गांव घर घर में डॉक्यूमेंटेशन किया है, कितने मकान टूटे हैं, किससे क्या दिक्कत हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलिकोसिस का पैसा मिल रहा है गांव के हिसाब से, तो उनके लिए अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल से जवाबदेही फिक्स करने के लिए जितने माइनिंग होल्डर्स हैं उनको नोटिस इश्यू हो गया इस घर के, लेकिन हमने तैयारी की, किसका मकान टूटा है, किसके पानी के लेवल से क्या दिक्कतें हुई हैं, फसल पहले कितनी होती थी उसमें क्या दिक्कत आई है। गांव के नौजवान, कुछ लोग जो पहले इस तरह की बातों करने वालों पे हमला करते थे, लेकिन आज साथ बैठे, धीरे धीरे संवाद बना और बातचीत शुरू हुई, तो उस इलाके की जो पूरी, उस इलाके की नहीं, राजस्थान की और हरियाणा की माइनिंग लॉबी के काम खड़े हुए और बड़े तथ्यों के आधार पर कुछ नौजवान वकील भी हैं दिल्ली से जो वहाँ पे उस गांव में आए और कुछ ठहरे। मैं आपसे साझा करूँगा, अभी बैठ के अलग से बात कर लेंगे कि जहाँ दिक्कत है वहाँ बैठना आपको पड़ेगा। बाहर के लोग भी आएंगे आपको मदद के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो, सड़कों की हालत क्या है, इनकी दूसरी स्कूल की स्थिति, घरों की स्थिति क्या है, माइनिंग का डिस्टेंस है। जो भाई साहब वो कह रहे थे कि सीता माता में तीसरी बार विस्थापन है एक पीढ़ी का, एक पीढ़ी 3 बार क्यों, उसके नफे क्या है, नुकसान क्या है, हमें पूरा निकालना पड़ेगा। और 3 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राजनीतिक लड़ाई, प्रशासनिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई। और धरातल पे हमारी तैयारी कितनी मजबूत है, हमें नहीं कि एक साथ भाषण देने गए 20 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हम 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग आप बैठिए, हम लोग टाइम निकाल के, हम नहीं, हमारे साथी रहेंगे,
हमारा आंदोलन के मैंने शुरू में कहा था, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे कोई अकादमिक अनुभव वो पढ़ाई नहीं है, लेकिन वो संघर्ष ही हमारी पढ़ाई है। इस संघर्ष में हम लोग कैसे लड़ रहे हैं उसको हम आपस में बैठ के साझा करेंगे, और कैसे लड़के इनसे अनिल अग्रवाल हो, जिंदल हो, ये सब इंग्लैंड अमेरिका में बैठ सकते हैं, तब सड़क पे आपस में। वहाँ नियामगिरी में कैसे संघर्ष चल रहा है, नियामगिरी में लोग लड़े और लड़े तो कुछ जीते। देश के साथ उदाहरण है।